हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रूही उसे गुस्से से घूरते हुए अपने शब्द चबा चबा कर बोली, इतना भी मत गिरो अयान खान कि जब उठने का वक्त आए तो सहारे ना मिले, क्योंकि मैंने सुना है कि इंसान को वही मिलता है जो उसने दूसरों को दिया होता है। जैसी फसल बोते हैं वैसी काटनी भी पड़ती है, और तुमने अब तक क्या बोया है यह मुझसे बेहतर तुम जानते हो। किसी को इतना भी मत रुलाओ कि जब खुदा तुम्हें वापस करने लगे तो आंखों के आंसू की जगह खून बहने लगे। एक वक्त था जब दीवानों की तरह मोहब्बत करती थी मैं तुमसे। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर हुआ करता था। पत्थर की लकीर तो आज भी है। मेरे लिए फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह हर लकीर मेरे दिल को पत्थर बना चुकी है, जिस पर तुम्हारे दिए हुए हर घाव नासूर बनकर अपनी छाप छोड़ चुके हैं, जिन पर वक्त ने मलहम तो लगा दिया है, लेकिन उसकी टिस और निशान आज भी मौजूद है। अब ना तो इस दिल में तुम्हारे लिए प्यार रहा और ना ही इज्जत जैसे जज्बात। सच कहूँ तो तुमसे नफरत करने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि नफरत का ही सही, तुम्हारे साथ एक रिश्ता तो बना रहेगा, लेकिन मुझे तो तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे डर से कहीं दूर भाग रही थी, और आज भी तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। नहीं अयान खान, नहीं। वह डर तो उसी वक्त खत्म हो गया था जब मैंने अपनी कोख से अपने बेटे रूहान को जन्म दिया था। जानते हो उस वक्त कितने कॉम्प्लिकेशन आए थे मुझे? शायद नहीं, तो सुनो मैं बताती हूँ तुम्हें। इसीलिए नहीं क्योंकि तुम मुझ पर तरस खाओ, बल्कि इसलिए ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम आज तक जिस लड़की पर यह सोचकर जुल्म करते आए कि वह कमज़ोर है, तुम्हारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती, तो तुम्हारा भ्रम टूट जाए। तुम मुझे क्या तोड़ोगे जो खुद ही टूटी हुई थी? सुनो, तुमसे अलग होने के बाद, तुम्हारे खौफ से दूर भागने के बाद, यह सच है कि मैं हर पल डरती जीती थी। मुझे डर लगता था कहीं तुम वापस ना आ जाओ। मैंने खुद को चार दीवारी में कैद कर लिया। मुंबई से भागकर दिल्ली गई और वहाँ एक झुग्गी झोपड़ी में रहने लगी, और कभी भी घर से बाहर कदम नहीं रखती थी। कभी पड़ोस के बच्चों से तो कभी औरतों से मंगा कर कुछ खा लिया, वरना भूखे ही सो गई। लोग मुझे दिमागी मरीज समझने लगे तो कोई क्रिमिनल, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे घर से भागी हुई औरत भी समझकर। पर मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हर रात मैं चैन से सो नहीं पाती थी। मुझे तुम्हारे ख्वाब जाकर डराते थे। तुमने जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया, वह हर एक बात मेरी आंखों के सामने फिल्म की रील की तरह चलते थे। कानों में तुम्हारी डरावनी हंसी की आवाज़ गूंजती थी। धीरे धीरे मैं दिमागी मरीज बनने लगी। रातों को चिल्ला चिल्ला कर उठ जाना और दिन के उजाले में भी डर के मारे कांपना। मर्दनाफ से नफरत हो गई थी मुझे। सच कहूँ तो कई बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी की, पर हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मैं जीना चाहती थी। धीरे धीरे खुद पर ध्यान ना देने के कारण मेरी तबीयत खराब होती गई, और एक दिन मैं अपने ही घर के बेहोश पड़ी थी। यह तो शुक्र है पड़ोस के बच्चों का, जो किसी की बाल मेरे आंगन में चली गई और उन्हें पता चला कि मैं किस तरह 4 दिन से बेहोश पड़ी थी। 2 हफ्ते बाद मेरी आंखें एक सरकारी अस्पताल में खुली। तब मुझे पड़ोस की औरत ने बताया कि डॉक्टर ने कितनी मुश्किल से मेरी जान बचाई थी। हालांकि सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज की उम्मीद कोई नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि मेरी पड़ोसन खुद एक नर्स थी, उन्होंने मेरा खास ख्याल रखा था, और उनकी ही बदौलत मुझे पता चला कि मैं पूरे 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। जी हाँ, पूरे 4 महीने। और मुझे कुछ मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि वक्त कहाँ था मुझे अपने बारे में सोचने का। इस दिन उन्होंने मेरा हाथ मेरे पेट पर रखा और कहा, मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। सच कहूँ, उस दिन पहली बार मुझे अपने आप से सचमुच घिन आ रही थी। मेरा दिल किया कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ या इस बच्चे को मार दूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, पर यह तो तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारा। आज तुम्हारी मेरे ऊपर किए हुए जुल्म और जातियों की निशानी, मैं कैसे रखती इसे अपने अंदर। मैंने तुरंत डॉक्टर से कहा कि मुझे ऑपरेशन कराना है, लेकिन क्योंकि मेरे 4 महीने कंप्लीट हो चुके थे, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, शरीर में ब्लड की भी कमी थी। डॉक्टर ने अबॉर्शन से साफ मना कर दिया। मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो मैं सड़क पर सुसाइड करने चली गई, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। दिल किया कि जहर खा लूँ, पर उसके भी पैसे नहीं थे। तभी मेरी नज़र सड़क पर भीख मांग रही औरत पर गई, तो मैं भी अपना हाथ फैला दिया ताकि भीख मांग सकूं। पर कहीं ना कहीं मेरा आत्मसम्मान मुझे यह करने की इजाज़त ही नहीं देता,
और तभी मेरी नज़र सड़क पर पड़े हुए लोहे के टुकड़ों पर गई। आती जाती गाड़ियों के खुले हुए नट और कबाड़ में भूखी थी। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैं मेहनत करने का फैसला लिया। सुबह से शाम हो गई। थोड़ा लोहा और सड़क का कबाड़ इकट्ठा किया। उसे बेचकर मुझे सिर्फ 50 रुपये रिसीव हुए, और वह 50 रुपये मेरे लिए 50 करोड़ के खजाने के बराबर था। अब इन 50 रुपये से मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। या तुम्हें इसका जहर खरीद कर अपने अंदर पल रही तुम्हारी निशानी को ख़त्म कर दूं, या खाना खाकर अपनी भूख मिटा लूं। मैंने क्या डिसाइड किया पता है? मैंने जहर खरीदना डिसाइड किया। इस हद तक नफरत हो गई थी मुझे तुमसे। मेडिकल स्टोर पर जाकर मैंने अपने लिए जहर खरीदा, और जैसे ही उसे खाने के लिए हुई, और तभी मुझे लगा मेरे पेट में पल रहा मेरा बच्चा जोर जोर से रो रहा है और मुझसे कह रहा है कि उसका बाप तो क्रूअल है ही। उसने मुझे टॉर्चर किया, मुझे जिंदगी भर का दुख दिया, लेकिन आज अपने पेट में पल रहे बच्चे को मारकर मैं उससे भी ज़्यादा क्रूअल बन जाऊंगी। उसमें और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। और यह मासूम होते ही मेरी आत्मा जाग उठी। मैंने जहर खाने का डिसीजन छोड़ दिया, और वह जहर वापस करके अपने पैसे वापस ले लिए। अब मैं खाने की दुकान पर खड़ी थी, क्योंकि अब मैं इस बच्चे को पालना चाहती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे इस बच्चे से सिंपैथी हो गई थी, बल्कि इसका मतलब यह था कि मैं खुद को यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं खुद से फैसला किया कि भले ही मैं इस बच्चे को पैदा करूँगी, लेकिन इसे अपना नाम नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत होगी। क्योंकि जब जब मैं उसकी शक्ल देखी, मुझे तुम्हारी याद आती। बस यही सोचकर मैं अपने दिल पर पत्थर रख लिया और जीने की कोशिश करने लगी। लेकिन सच कहूँ तो मेरी हर पल यही कोशिश रहती थी, क्या बच्चा खुद ही मेरे पेट में मर जाए, ताकि मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी ना आए। मैं इतनी कमज़ोर थी, ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी, करने के लिए काम धंधा नहीं था, क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट तो थे ही नहीं, और तुम्हारे प्यार में अंधे होकर मैंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो कई कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जाकर मजदूरी करती थी। दिन भर की मजदूरी के बाद मुझे 100-150 रुपये मिल जाते थे, जिससे मैं अपना इलाज तो बिल्कुल नहीं करा सकती थी, क्योंकि पेट भरने के लिए ही पैसे पूरे नहीं होते थे। बस किसी तरह गुजारा चला रही थी। देखते ही देखते मेरा 8वां महीना चढ़ गया, और एक दिन मैं कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर ही बेहोश हो गई। लोगों को मुझ पर दया आई तो वह मुझे अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है और मैं खुद बहुत कमज़ोर हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं डिलीवरी के टाइम पर ही मर जाऊंगी। मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने डॉक्टर की बात तो सुनी, लेकिन मैं उन्हें क्या ही बताती कि मैं कैसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ। खैर, अपनी ज़िंदगी के लालच में आकर मैं थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेकर वहाँ से निकल गई। देखते ही देखते 9 महीने का वक्त गुजर गया और मेरा लेबर पेन शुरू हो गया। उस वक्त मैं घर में अकेली थी। पड़ोस वाली आंटी भी किसी शादी में गई थी। रात का वक्त था और तूफानी बारिश हो रही थी। मुंबई में हर जगह चक्का जाम हो गया था, क्योंकि ऑटो की स्ट्राइक थी। ऐसे में मैं बड़ी मुश्किल से किसी तरह खुद को दर्द से एडजस्ट करते हुए बाहर तक निकली, लेकिन ना तो मुझे कहीं लिफ्ट मिली और ना ही ऑटो। देखते ही देखते मुझे चक्कर आने लगे। सड़क पर ही मेरा वाटर बैग फट गया। और जानते हो, हैरानी वाली बात यह है कि वाटर बैग के साथ ही मुझे ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। मैं दर्द से तड़फ रही थी, रो रही थी, लेकिन किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं आसमान की तरफ देखकर खुदा से शिकायत कर रही थी कि क्या मेरे दर्द की इतनी इंतहा होगी। आखिर क्या गुनाह किया है मैंने, जो मुझे इस तरह दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन सच बताऊं, यह भी मेरे दर्द का अंत नहीं था। अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना बाकी था। उस तूफानी बारिश में वहाँ 2 मर्द आए। जानते हो, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। जानते हो कैसे? क्योंकि उन्हें भी मेरे दर्द और तकलीफ से फर्क नहीं पड़ा, पर क्योंकि आंखों में भी बिल्कुल तुम्हारी तरह लस्ट थी। वह हवसी दरिंदे मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। वह मुझे सड़क पर तड़फता हुआ देखकर मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए एक कॉर्नर में ले जा रहे थे। तुम इमेजिन कर सकते हो, एक 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, बेसहारा, आधी डरावनी अंधेरी रात, झमझमाती हुई बेइंतहा बारिश, जब लोग घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते, दिसंबर का ठंड से कड़कता महीना। बदन पर एक सूती सफ़ेद साड़ी के अलावा कुछ नहीं था मेरे। वाटर बैग और खून की धारा बह रही थी मेरे पैरों के बीच से। लेकिन उन दोनों जानवरों को अब भी हवस ही नजर आ रही थी। मेरे अंदर बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका ऑब्जेक्शन कर पाऊँ। फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी, उनसे रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उनके कानों पर मेरे दर्द भरी आवाज़ तो जैसे पहुँच ही नहीं रही थी।
उस वक्त मैंने दुनिया का एक क्रूअल और खतरनाक चेहरा देखा। वह मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते थे और कर भी रहे थे। घसीटे जाने के कारण मेरे पीठ और पैर पूरी तरह जख्मी हो गए और तभी मेरा एक हाथ एक छोटे से पत्थर पर लगा और मैंने वह पत्थर एक आदमी के सर पर दे मारा। उस आदमी का सर खून से लहूलुहान हो गया और तभी दूसरे आदमी को मुझ पर गुस्सा आ गया। उसने खींचकर मुझे 3-4 थप्पड़ मारे और वह पहले से भी ज़्यादा क्रूअल होकर सड़क पर ही मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई भी मेरी आवाज़ सुनने वाला नहीं था और अगले ही पल मैं स्ट्रगल करते करते थक चुकी थी। फाइनली मैं खुदा को याद करते हुए बेहोश हो गई। मुझे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन पूरे 1 हफ्ते बाद मेरी आंख अस्पताल के बेड पर खुली। मैं खुद को अस्पताल में देखकर हैरान रह गई। तब मुझे नर्स ने बताया कि मैं यहाँ बहुत ही सीरियस कंडीशन में आई थी। मुझे बचाना लगभग नामुमकिन था क्योंकि मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। मुझे गहरे जख्म भी आए थे। यह सुनने के बाद अगले ही पल मेरा ध्यान मेरे पेट की तरफ गया, जो कि खाली था, और तब जाकर मेरा दिल धक से बैठ गया। ना जाने क्यों उस वक्त मुझे सबसे पहले अपने बच्चे का ख्याल आया। मैंने रो रो कर नर्स से अपना बच्चा मांगा और तभी एक फरिश्ता कैबिन के अंदर आया। जानते हो वह कौन था? वह समीर था, जिसके हाथ में मेरा नन्हा सा बच्चा था। समीर को देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। समीर मेरा बच्चा मुझे लाकर देता है और उसने मुझे बताया कि बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, लेकिन खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। शायद उस बच्चे की किस्मत में जीना लिखा था। कई सारे मेडिकल प्रोसीजर से गुजरने के बाद वह पूरे 1 हफ्ते बाद मेरे पास आया था और तब जाकर अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर मुझे पहली बार ममता का एहसास हुआ। उस वक्त उसे अपने सीने से लगाकर मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा बच्चा है, क्योंकि यह पूरे 9 महीने तक मेरे पेट में था। जब दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी रिश्ता मेरे साथ नहीं था, मेरे दर्द में, मेरी तकलीफ में, मेरे अच्छे बुरे वक्त में वह मेरे साथ था। वह मेरे अंदर सांस ले रहा था, जिसकी खुशी, गम, दर्द, तकलीफ और सांसें सब मुझसे बिलोंग करती थी। तभी मुझे उन दोनों घटिया लोगों की याद आई। तब समीर ने मुझे बताया कि वह उसी रास्ते से जा रहा था जब उसकी नज़र उन दोनों घटिया लोगों पर गई जो किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। समीर ने आगे जाकर उन लोगों को बहुत पीटा, उन्हें पुलिस के हवाले किया और मुझे देखकर हैरान हो गया। उसने ना ही सिर्फ सही वक्त पर मुझे अस्पताल पहुंचाया, बल्कि अपना खून देकर मेरी जान भी बचाई। उसने अस्पताल में रहकर ना ही सिर्फ मेरी बल्कि मेरे बच्चे की भी बेहतर देखभाल की। पूरे 1 हफ्ते तक जब मुझे होश नहीं आया, वह हर पल मेरे पास बैठा रहता था। यह बात मुझे नर्स ने बताई। यहाँ तक कि अस्पताल में जब फैमिली वालों को ढूंढने की बात आई, तब जाकर समीर ने हमें अपना नाम दिया था कि मेरे बच्चे को कोई नाजायज ना कह सके। उसने मुझे और मेरे बच्चे को अपने घर पर रखा। उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया वह दुनिया में कोई भी किसी के लिए नहीं करता। मेरा और मेरे बच्चे का रोम रोम उसका कर्जदार है। इन 9 महीनों ने मुझे यह समझा दिया था कि दुनिया में सिर्फ एक ही अयान खान नहीं है, बल्कि एक से बढ़कर एक है जो हर रूही को अपने नीचे दबाना चाहते हैं। लेकिन अब वक्त की मार खाते खाते मैं वह रूही नहीं रही जो तुमसे डरती थी, बल्कि मेरे बच्चे ने मुझे एक नई रूही बनाकर जन्म दिया जो एक माँ है और वह किसी से नहीं डरती, तुमसे भी नहीं अयान खान। और रही बात मेरे बच्चे की, तो कान खोलकर सुन लो, वह सिर्फ मेरा बच्चा है। उस पर मैं तुम्हारी नज़र तो क्या तुम्हारा साया भी पड़ने नहीं दूंगी। उससे दूर मुझे नहीं बल्कि तुम्हें रहना होगा। तुमने मुझे 2 चॉइस दी है ना, तो सुनो, अब मैं तुम्हें 2 चॉइस देती हूँ। पहली चॉइस, आज तक तुम जिस तरह मेरे और मेरे बच्चे से दूर रहे हो, उसी तरह आगे भी हमसे दूर रहो, वरना सबसे पहले तो मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद करूँगी। और फिर जिस बच्चे को तुम अपना हकीकत अपने साथ रखना चाहते हो, उसके सामने मैं तुम्हारा असली चेहरा ले आऊँगी। तुम्हें शायद नहीं मालूम, लेकिन मेरा रूहान भले ही 6 साल का है, लेकिन वह अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा मैच्योर है। जिस दिन उसे यह पता चला कि मेरी दर्द और तकलीफ़ की वजह तुम हो, वह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, बल्कि तुमसे इतनी नफरत करेगा कि तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। बेहतर होगा उसे दूर रहकर उसकी नफरत से दूर रहो। और मेरा दूसरा ऑप्शन, अपने बच्चे के लिए मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, ख़त्म कर दूँगी तुम्हें। इतना कहकर रूही ने एक झटके में गन निकालकर अयान खान के ऊपर पॉइंट कर दिया और उसकी इस हरकत को देखकर अयान खान हैरानी से उसे देखता रह गया। और तभी वह अचानक घबराकर अपने दोनों हाथ जोड़कर रूही से माफ़ी मांगते हुए बोला, रूही मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो रूही। रूही मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। देखो तुम चाहो तो मुझे सज़ा दे दो, लेकिन इस तरह गोली मत मारो। मैं अभी जीना चाहता हूँ,
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अयान खान की आंखों में आंसू आने लगे थे। वह बहुत बुरी तरह डर रहा था। जब रूही हैरानी से उसे देखने लगी तभी अयान खान अचानक खिलखिलाकर हंसने लगा और रूही का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा कुछ कहूँगा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊँगा? लाइक सीरियसली? वह एक झटके में रूही के गन छीनकर दूसरे हाथ से उसके बालों को मुट्ठी में दबा देता है और गुस्से से दांत पीसकर बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने जाने मन। मुझ पर हाथ उठाकर मानना पड़ेगा, बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में, पर अफसोस तेरी हिम्मत बहुत जल्द टूटने वाली है। लगता है तू भूल गई अयान खान क्या चीज़ है। अगर मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त जिस तरह तूने मेरे गाल पर अपने हाथों के निशान दी है, मैं भी तेरे गाल थप्पड़ों से लाल कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, यह बहुत छोटी सज़ा होगी तेरे लिए। और तुझे बहुत अच्छे से पता है अयान खान किसी को भी छोटी सज़ा नहीं देता, बल्कि उनकी रूह के साथ साथ हिम्मत भी तोड़ दे सकता है। और तुझे भी ऐसी ही सज़ा मिलेगी और कुछ इस कदर दूंगा कि तुझे एक भी चोट नहीं लगेगी, लेकिन दर्द बेइंतहा होगा। इतना होगा कि तुम मेरे पैरों में गिरकर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगोगी। तू देखना चाहती है कैसे? तो देख। इतना कहकर उसने अचानक ही अपने हाथ से एक इशारा किया और कुछ ही देर में दर्द से तड़फ रहे एक इंसान की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज गई। रूही ने अयान खान के इशारे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे, क्योंकि उसके ठीक सामने समीर को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया था और उसे घायल कंडीशन में सामने बिठाया गया था। उसके बदन पर जगह जगह जख्म के निशान थे जहाँ से खून बह रहा था। इसके अलावा उसे एक लोहे की कुर्सी पर बैठाया गया था और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था। डॉक्टर समीर को इस हालत में देखकर रूही रोते हुए तेजी से उसकी तरफ भागी कि तभी अयान खान तुरंत उसका हाथ पकड़ जोर जोर से हंसते हुए बोला, कहा था ना शरीर पर जख्म भी नहीं दूंगा, लेकिन दर्द बेइंतहा दूंगा। क्या हुआ यार, का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा? अयान खान झटके से रूही को बैक हक करते हुए दांत पीसते हुए किसी पागलपन की तरह बोला, वैसे तुम्हारा पति तो यहाँ है जाने मन, तो तुम उस पराये आदमी के लिए इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हें तुम्हारे पति से भी ज़्यादा सेटिस्फाई करता है? चलो बताओ ना, उसकी परफॉर्मेंस मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है क्या? तुम जिस तरह मेरे नीचे आवाज़ निकालती थी, अरे बर्दाश्त करते करते बेहोश हो जाती थी, क्या ऐसा ही उसके साथ भी होता है? ओ कमोन, शर्माओ मत, बताओ भी, कहाँ कहाँ टच करता है? उसके साथ तुम्हारी फेवरेट पोजीशन कौन सी है? मज़ा तो बहुत आता होगा ना, उसने तुम्हें यहाँ तो टच किया ही होगा। कहते हुए वह इंसान पागल की तरह रूही से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा था, उसके बदन को छू रहा था कि तभी उसकी इन हरकतों को देखकर रूही रोते हुए बोली, अयान खान, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे अपनी तरह गिरा हुआ मत समझो जो हर किसी के साथ सोता फिरता है। प्लीज़ समीर को छोड़ दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दो। प्लीज़ उसे छोड़ दो और मेरा बच्चा, उसे जाने दो, प्लीज़ उसे जाने दो। पता नहीं वह कहाँ है, किस हालत में है। रूही ने इतना कहा ही था जब अयान खान झटके से उसे अपने सामने लाकर उसके गाल को अपने एक हाथ से दबाते हुए बोला, क्या कहा? छोड़ दूँ उसे, जाने दूँ? जाने देने के लिए नहीं पकड़ा उसे जाने मन, बल्कि उसे तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना बाकी है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे करीब आने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपने करीब आने देने की? भूल गई क्या? कहा था मैंने तुमसे, तुम्हें किसी और के करीब जाने की इजाज़त नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और अगर किसी और ने तुम्हारे करीब जाने की कोशिश भी की तो मैं उसका वह हाल करूँगा कि उसके फरिश्ते भी कांप उठेंगे, और उसके साथ साथ तुम्हारा भी। देखना चाहती हो कैसे? तो देखो। अयान खान के एक इशारे पर समीर दर्द से बुरी तरह तड़फने लगा, क्योंकि उसे दोबारा करंट के झटके लग रहे थे, लेकिन वह अभी भी इतनी दर्द और तकलीफ में था। रूही को यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था। वह नहीं चाहता था अयान खान रूही को टॉर्चर करे। तो वहीं रूही समीर को इतनी तकलीफ में देखकर एक बार फिर रोने लगी। उसे तकलीफ में देखकर अयान खान जोर जोर से हंस रहा था, और अगले ही पल वहीं दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बजाज हॉस्पिटल, डेविल तेजी से रिसेप्शन से होते हुए लिफ्ट के जरिए अस्पताल के टॉप फ्लोर पर पहुंचा, जहां वीवीआईपी इलाका था, जहां किसी का भी बिना एक्सेस कार्ड और पास के जाना लगभग इम्पॉसिबल था। यह जगह आमतौर पर बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार और बिजनेसमैन को ही दिया जाता था। यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती थी, और ऐसा करने से बाकी नॉर्मल पेशेंट को भी बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होता था। डेविल भी वीवीआईपी लिफ्ट के जरिए
खुशी के फ्लोर तक पहुंच रहा था। हैरानी वाली बात यह थी कि लिफ्ट बिना एक्सेस कार्ड के काम ही नहीं करता था, लेकिन डेविल के लिए तो जैसे कोई नियम और कानून थे ही नहीं। कुछ ही देर में वह खुशी के फ्लोर पर पहुंच गया। वह जैसे ही बाहर आया, उसकी नज़र एक कॉर्नर पर पहरा दे रहे कई सारे सिक्योरिटी गार्ड पर गई और उसके होठों पर एक इविल स्माइल आ गई। अब उसने तुरंत अपने हाथों में पहने हुए रिस्ट वॉच में कुछ देखा। इसके बाद वह अपने व्हाइट कॉलर को संभालते हुए गले में स्टेथोस्कोप लगाए तेजी से आगे बढ़ा। वह अपनी आंखों पर गॉगल्स ठीक कर रहा था जब सिक्योरिटी टीम उसे देखकर उसे चुपचाप बिना किसी हेजिटेशन के अंदर जाने का रास्ता दे देती है। साइड हो जाओ, सर्जन अर्जुन बजाज कविन को चेक करने आए हैं। यह सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड साइड हो गया। डेविल के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। जी हाँ, क्योंकि उसने किसी और का नहीं बल्कि सर्जन अर्जुन बजाज का रूप ले रखा था, जिसे रोकने की हिम्मत यहाँ किसी की नहीं थी। अब डेविल एक झटके में अंदर गया और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि खुशी बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। उसे देखते ही वह एक झटके में कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और उसके करीब गया। वह जल्दी से उसके चेहरे को हाथों में थामते हुए बोला, बेबी गर्ल, उठो बेबी गर्ल, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ बेबी गर्ल, मेरी जान, यह क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? यह सब क्यों और कैसे? कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी और आज क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मुझे जवाब दो। वह कोई जवाब नहीं देगी क्योंकि वह यहाँ होकर भी नहीं है डेविल। यह सब सुनते ही डेविल ने झटके से अपनी नज़र उठाकर सामने देखा, जहाँ सर्जन अर्जुन बजाज, एंथोनी सिवाय और रुद्र प्रताप सिंघानिया और आखिरी में कबीर कपूर अपनी आंखों पे सीरियस एक्सप्रेशन लिए खड़े थे। उन लोगों को वहां देखते ही डेविल थोड़ा कंफ्यूज था कि तभी कबीर कपूर ने कहा, हमें मालूम था तुम यहाँ जरूर आओगे डेविल, तुम जानते हो मुझे। ऑफ कोर्स तुम्हें जानना इतना मुश्किल भी नहीं है डेविल। माना कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन कबीर कपूर के लेवल के नहीं हो सकते। वह क्या है ना, माफिया वर्ल्ड में रहने का कुछ तो फ़ायदा है मेरा भी। खैर, अब तुम आ ही गए हो तो लगे हाथ अपना खूबसूरत मुखड़ा भी दिखा दो। आखिर कब तक दूसरों के चेहरे के पीछे छुपे रहोगे? खास तौर से यह चेहरा जो मुझे एक ही बर्दाश्त नहीं होता, और तुम दो दो लेकर मेरे सामने खड़े हो। कमोन यार, तुम्हें कोई और चेहरा नहीं मिला? तुम्हें पता नहीं यह चेहरा मुझे बहुत इरिटेट करता है। इतना कहकर कबीर कपूर सड़ा हुआ चेहरा बना लेता है और उसकी बात सुनकर उसके बगल में खड़े अर्जुन बजाज उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। और तभी वह कबीर को उसी की भाषा में टोंट मारते हुए बोले, और रियली कबीर कपूर, तुम्हें मेरा चेहरा देखकर इरिटेशन होती है? लगता है अनु को इस बात की खबर होनी चाहिए। चलो, इस आदमी में थोड़ी तो अकल है, तो उसने मेरा चेहरा इस्तेमाल किया, वरना सच कहूँ, अगर इसने तुम्हारा चेहरा इस्तेमाल किया होता तो अब तक मैं इसे गोली मार चुका होता। तुम्हारी शक्ल देखने के बाद तो मुझे रात का खाना भी नसीब नहीं होता। सोचो कितनी मनहूस शक्ल है तुम्हारी। अब अर्जुन बजाज की बात सुनकर कबीर कपूर मुंह बनाते हुए बोला, और रियली बड़े भैया, क्या मेरी शक्ल सचमुच इतनी खराब है? अरे शुक्र मनाइए, मेरी शक्ल देखकर आपको खाना नसीब नहीं होता, लेकिन मेरा क्या, मैंने तो जब से आपकी शक्ल देखी है, मुझे मेरी लव अनु की शक्ल देखना भी नसीब नहीं हुआ। आपको पता है मुझे 5 दिन से मैं किस तरह रो रो कर गुजार रहा हूँ। अब भी उसे फ़ोन करता हूँ, वह किसी सर्जरी में बिजी रहती है, उसके पास तो वक्त ही नहीं है मुझे याद करने का। कबीर लगभग रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, पता है कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि अपने सीने में खंजर मार लूं और उसका मरीज बन जाऊं। कम से कम इसी बहाने वह दिन रात मेरी सेवा करने के लिए मेरे पास ही रहेगी और मैं उसे दिन भर देखूंगा। लेकिन फिर याद आता है, ऐसा करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वह तो गायनाकोलॉजिस्ट है। काश मैं उसे दिल का डॉक्टर बनाया होता, तब उसे पता चलता कि मेरा दिल सिर्फ उसके लिए धड़कता है। काश मैं उसके गले में लटका हुआ स्टेथोस्कोप होता, उसके नाक में लिपटा हुआ मास्क होता। वह जब भी सांस लेती उसकी खुशबू मुझे महका जाती। और काश मैं कंट्रोल, कबीर कपूर कंट्रोल। तुम्हें इस चीज़ के लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसके गले में लिपटा हुआ स्टेथोस्कोप ना सही, पर उसके गले में लिपटा हुआ स्नैक जरूर हो। और रही बात उसके नाक में बंधा हुआ मास्क की, तो उसे तो अनु हर 10 मिनट में चेंज कर देती है। आई जस्ट विश कि वह तुम्हें भी चेंज कर सकती। कितना अच्छा होता ना अगर भगवान तुम्हारी विश पूरी कर लेते। कहते हुए अर्जुन के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी बात को सुनकर कबीर कपूर उसे गुस्से से घूरने लगा, लेकिन तभी स्माइल करते हुए अचानक ही उनके गले लिपट कर बोला, लेकिन अफसोस की बात है ना बड़े भैया, आपकी यह विश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कोई मास्क नहीं
बल्कि आपका इकलौता प्यारा प्यारा जीजा जी हूँ। कबीर कपूर नाम तो सुना ही होगा आपने। इतना कहकर कबीर कपूर उसके गाल पर तेजी से किस कर लेता है और अर्जुन बजाज गुस्से से कबीर को फ्रस्ट्रेटेड होते हुए खुद से दूर करते हैं। कबीर कपूर, व्हाट द हेल, दूर रहो मुझसे। मैं कितनी बार कहा है तुमसे इस तरह मुझे किस विस मत किया करो। बिहेव योर सेल्फ, सीधे खड़े हो जाओ, समझे। अर्जुन बजाज बुरी तरह अपने गाल को रगड़ रहे थे तो वहीं उन्हें फ्रस्ट्रेटेड कर कबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी शरारती स्माइल थी। वह दोनों जीजा साले आपस में लगे हुए थे और तभी रुद्र प्रताप सिंघानिया अचानक ही अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोले, सिक्योरिटी पकड़ लो इसे, या बचकर जाने ना पाए। रुद्र प्रताप सिंघानिया के ऑर्डर को सुनते ही सिक्योरिटी टीम जल्दी से डेविल पर हमला करती है और कबीर कपूर हैरानी से उन लोगों को देखने लगे। वह जल्दी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से डेविल को बंदूक के निशाने पर लेकर पकड़ने ही वाले थे जब डेविल अपने होठों पर ईविल स्माइल लिए तुरंत फास्ट मूव दिखाते हुए देखते ही देखते उन सभी का गला काट देता है। उसने लगभग 15 सिक्योरिटी गार्ड को 15 सेकंड में ख़त्म कर दिया था। वह लगभग किलिंग मशीन लग रहा था, जिसे देखते ही रुद्र प्रताप सिंघानिया की आंखें हैरानी से फैल गई। तो वहीं एंथोनी, जो कि खुद अक्षत के लिए इतने लंबे वक्त से काम कर रहा था, सच, और अर्जुन बजाज, जिनकी खुद की पहचान डॉक्टर डेविल की थी, उन्होंने खुद ना जाने कितने ही क्रिमिनल को दर्दनाक मौत दी थी, और कबीर कपूर, जो खुद एक माफिया था। बात अगर फैमिली की ना हो तो उसका खतरनाक रूप देखने वाला आज तक जिंदा ही नहीं बचा था। उन सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। कुछ सेकंड के लिए तो सभी के आंखों में खौफ उतर आया था कि तभी सिवाय और एंथोनी एक झटके में पोजीशन लेते हुए डेविल पर हमला करने ही वाले थे जब कबीर कपूर सिचुएशन को संभालकर एक झटके में लगभग दौड़ते हुए बोला, खबरदार, अपनी अपनी जगह पर रुक जाओ। इस वक्त कबीर कपूर की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, जिसे सुनते ही एंथोनी और सिवाय अपनी जगह पर रुक गए। तो वहीं डेविल भी बिना किसी एक्सप्रेशन खुशी के पास जाकर बैठ गया और टिश्यू पेपर से चुपचाप अपने खून से लथपथ हाथों को साफ करते हुए उन्हें सैनिटाइज कर रहा था। वह इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जिसे मानो यह कुछ हुआ ही ना हो और वह अपने किसी रिश्तेदार को देखने अस्पताल में आया हो। उसका चेहरा देख कुछ सेकंड के लिए रुद्र प्रताप सिंघानिया को न जाने क्यों उसके बिहेवियर में अक्षत का बिहेवियर याद आ रहा था। बात अगर खुशी की ना हो तो उसने भी अक्षत को कभी भी घबराना तो दूर, घबराहट किस चिड़िया का नाम है, कभी सुना भी नहीं होगा। अक्षत के बाद उसने पहली बार किसी बेवकूफ़ इंसान को देखा था। तभी डेविल झुककर प्यार से खुशी के होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, ड्रो मत जान, कुछ नहीं हुआ है और अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, बल्कि अपने साथ ले चलूँगा। तुम चलोगी ना अपने डेविल के साथ। डेविल की वॉइस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक थी। तो वहीं डेविल की इस हरकत को देखकर सिवाय एंथोनी, रुद्र प्रताप सिंघानिया और सर्जन अर्जुन बजाज के साथ साथ कबीर की भी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या यह पागल इंसान उन सभी के सामने है खुशी को किस कर रहा था और इस तरह से बात कर रहा था जैसे वह यह पार्टी में आया है और चुपचाप खा पी कर मस्ती से चला जाएगा। लाइक सीरियसली। अब डेविल धीरे से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और खुशी को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाने लगा। जब अगले ही पल अब डेविल धीरे से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और खुशी को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाने लगा। जब अगले ही पल, घर में स्टैचू सजाने का इतना ही शौक है तो खूबसूरत मूर्तियां सजाओ डेविल, लाशों को सजाने का ट्रेंड इजिप्ट में ही रहने दो। यह सुनते ही डेविल के चलते हुए कदम रुक गए और वह गुस्से से अपनी नज़र उठाकर सामने खड़े अर्जुन बजाज की तरफ देखते हुए दांत पीसकर गुस्से से गुर्राते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ डेविल, जो शायद तुम्हें अपनी आंखों से नज़र नहीं आ रहा। जरा देखो उसे, जो इस वक्त तुम्हारी बाहों में किसी बेजान गुड़िया की तरह है। उसमें और एक स्टैचू में कुछ खास फर्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है, यह सांस लेती है, लेकिन कब तक लेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जिस तरह से तुम यहाँ लाशों के ढेर लगाकर जा रहे हो, इस बात में कोई दो राय नहीं, तुम बहुत ताकतवर हो। शायद हम लोग कोशिश करके भी तुम्हें ना रोक पाए, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए। तुम जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना खून खराबा कर रहे हो, जिसके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ तक आए हो, वह जिंदा तो है पर जिंदा नहीं। तुम उसे अपने साथ ले जाकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही डेविल हैरानी से अपनी बाहों में किसी लाश की तरह पड़ी हुई खुशी को देख रहा था, जिसे देखते ही उसका दिल कुछ पल के लिए
धड़कना ही भूल गया। अब वह अपनी फटी फटी आंखों से सचमुच खुशी के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट थे। वह पत्थर की तरह बस एक ही जगह पर देखे जा रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसके आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं। और यह महसूस होते ही कि डॉक्टर अर्जुन बजाज बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेविल एक झटके में सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा। क्या हुआ है इसे? यह इस तरह क्यों है? यह कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी कबीर ने कहा, वेल, यह बात तो हम भी जानना चाहते हैं डेविल, इसीलिए तो अब तक खामोश हैं। वरना जिस तरह तुम खुशी दी को अपनी बाहों में लेकर खड़े हो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हम इतने निकम्मे हैं कि तुम उन्हें अपने साथ ले जाओगे और हम तुम्हें ले जाने देंगे? कबीर अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लिए दोनों पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, माना कि तुम बहुत बड़े साफ शूटर हो डेविल, पर शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। खैर, फिलहाल हमें अपनी ताकत दिखाने का शौक भी नहीं है। चुपचाप खुशी दी को नीचे रखो और बताओ उनकी यह हालत कैसे हुई, क्योंकि अब हमारे सवालों के जवाब तुमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। यह सुनकर डेविल गुस्से से उसे घूरते हुए, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाउ डेयर यू! माना कि बहुत बड़े माफिया हो तुम, पर डेविल को आंख दिखा सको, इतने बड़े भी नहीं हो बच्चे। डेविल ने कभी किसी से डरना नहीं सीखा और कोई डेविल को एटीट्यूड दिखाए, डेविल बर्दाश्त नहीं करेगा। डेविल के गुस्से को देखकर कबीर हमेशा की तरह आदत से मजबूर उसके गुस्से को हवा देते हुए बोला, ओके ओके अंकल, माना कि मैं बच्चा हूँ और तुम मुझसे काफ़ी बूढ़े, इसीलिए तो हर वक्त अपने चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा लगाए घूमते हो। मैं समझ सकता हूँ, शायद तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं होगी। वेल, अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी की शक्ल कबीर कपूर जितनी हैंडसम हो, यह तो इम्पॉसिबल है ना। और रही बात एटीट्यूड की, तो वह तो मुझ में कूट कूट कर भरा हुआ है, इसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना बड़े भैया? कहकर कबीर कपूर स्माइल करते हुए पीछे खड़े अर्जुन बजाज को देख रहा था, तो अर्जुन बजाज अपनी आंखें छोटी कर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा, कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है? अर्जुन बजाज के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन देखकर कबीर के दिल की मुराद पूरी हो गई और अब वह डेविल की तरफ देखते हुए बोला, खैर वह सब छोड़ो और अब पॉइंट पर आते हैं। तो डेविल, सबसे पहली बात, तुम खुशी दी को वापस बेड पर लेटा दो। यकीनन वह तुम्हारी बाहों में काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही है। यह सुनते ही डेविल खुशी पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, यह मेरी है। मैं ना तो इसे अपनी बाहों से आज़ाद करूँगा और ना ही तुम्हारे किसी भी ऑर्डर को फॉलो करूँगा। आई एम नॉट फॉलो एनी ऑफ योर ऑर्डर, अंडरस्टैंड? ये वी टोटली अंडरस्टैंड यू डेविल। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, बट आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड अस, कि हम यहाँ शांति से क्यों खड़े हैं। कबीर ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से रुद्र प्रताप सिंघानिया, जो कि डेविल के लगभग हर एक मूव और फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था, वह डेविल की आंखों में खुशी के लिए कुछ अलग ही चाहत को महसूस कर चुका था। इसके बाद वह गुस्से से दांत पीसते हुए तेजी से डेविल की तरफ बढ़ते हुए बोला, कबीर कपूर, तुम इसके साथ इतने सॉफ्ट होकर बातें क्यों कर रहे हो, जबकि इस इंसान को हमें गोली मार देनी चाहिए? आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई खुशी को इस तरह टच करने की? मैंने कहा खुशी को नीचे उतारो, वरना। रुद्र प्रताप सिंघानिया गुस्से से जैसे ही डेविल के करीब पहुंचने ही वाले थे, डेविल भी किसी शेर की तरह उन्हें घूरते हुए लगभग उन पर अटैक करने ही वाला था, जब कबीर कपूर तुरंत उसे रोकते हुए बोला, रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया, ठंडे दिमाग से काम लीजिए, इस तरह गुस्सा होने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठंडा दिमाग? तुम मुझे ठंडा दिमाग रखने के लिए कह रहे हो कबीर? तुम देख रहे हो ना उसने खुशी को किस तरह पकड़ रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह उसकी प्रॉपर्टी है और उसे हक है उसे छूने का। तुम जानते हो ना, एजे के अलावा खुशी ने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। अगर आज वह होश में होती तो पक्का इस इंसान का मुंह तोड़ देती, लेकिन आज यह इस कंडीशन का फ़ायदा उठाकर अपनी मनमानी कर रहा है और हम खड़े खड़े देख रहे हैं, जबकि उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। मैं कैसे शांत हो जाऊं? एक तो विवान खन्ना, जिसकी नज़र न जाने कब से खुशी पर टिकी हुई है, जिसकी वजह से खुशी को उस जंगल में न जाने क्या क्या फेस करना पड़ा, और ऊपर से यह पागल आदमी, आखिर है कौन यह? और इसकी हिम्मत कैसे हुई खुशी के इतने करीब जाने की? शायद तुम खुशी को ठीक से जानते नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूँ उसे। वह भले ही दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन खुद को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और प्रोटेक्टिव। अगर एजे के अलावा किसी और ने उसे छूने की कोशिश की तो वह अपनी जान दे देगी, मर जाएगी वह। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज इसकी यह कंडीशन भी इस घटिया इंसान की वजह से है। मुझे पूरा यकीन है
इसी ने खुशी के साथ कुछ किया है। खुशी के शरीर पर जख्मों के निशान ने यह साबित किया है कि उसके साथ इस इंसान ने जबरदस्ती की है, जिसकी वजह से आज वह जिंदा लाश बन गई है। और तुम चाहते हो मैं इसके साथ सॉफ्ट रहूं? बिल्कुल नहीं, मैं इसकी जान ले लूँगा। इतना कहकर रुद्र गुस्से से डेविल की तरफ बढ़ने लगा। जब उसकी बातों में दर्द भरे इमोशन को समझकर कबीर, एंथोनी सिवाय और डॉक्टर बजाज भी मायूसी से डेविल की बाहों में खुशी को देखने लगे। तभी कबीर ने एक बार फिर झटके से रुद्र का हाथ रोका। रुद्र, संभालिए खुद को। मैं जानता हूँ आप खुशी दी को लेकर परेशान हैं, और सच यह है कि हमें भी उनकी चिंता है। यही कारण है कि अब तक मैं इस इंसान के साथ इतना सॉफ्ट बिहेव कर रहा हूँ, वरना आपको क्या लगता है मुझे इस पर गुस्सा नहीं आ रहा? खुशी दी को मैंने अपनी बहन माना है, और एक भाई अपनी बहन के साथ बदतमीजी करने वाले को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल अपना गुस्सा दिखाने का यह सही वक्त नहीं है। आप प्लीज़ थोड़ी देर शांत रहिए और मुझ पर भरोसा रखिए। सिवाय, एंथोनी प्लीज़। कबीर के कहने पर सिवाय और एंथोनी आगे बढ़कर रुद्र को पकड़कर अपने साथ पीछे की तरफ ले जाते हैं। तभी डेविल, जिसके कानों में अब रुद्र की बात गूंज रही थी, वह अपनी बाहों में बेजान सी खुशी को देख रहा था, और अब उसके दिमाग में कई सारे सीन फिल्म की रील की तरह चल रहे थे। उसके दिमाग में अब कई सारी बातें खटकने लगी थी, क्योंकि अगर रुद्र की बात सच है तो यह बात भी सच है कि खुशी की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डेविल है, और उसका वह घटिया मजाक जो उसने खुशी को कंट्रोल करने के लिए कहा था। डेविल को याद आया खुशी की यह कंडीशन इस वक्त से थी, लेकिन न जाने क्यों वह ठीक से इस बात पर ध्यान ही नहीं दे पाया था। इस बात का एहसास होते ही अचानक डेविल को अपने दिल में कई सारी सुइयां चुभते हुए महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिल में खंजर मार रहा है, और अब वह परेशानी से एक झटके में खुशी को बिस्तर पर लेटाकर उसके गालों को थपथपाते हुए हिलाते हुए बोला, हे हे बेबी गर्ल, सुनो सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम सुन रही हो मेरी बात? देखो, वह सब झूठ था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया बेबी गर्ल। होश में आओ, हम दोनों के बीच उस रात कुछ नहीं हुआ। मैं बस तुमसे झूठ बोला था, झूठ बोला था। तुम सुन रही हो ना बेबी गर्ल मेरी बात? ओह, तो जैसा मैंने सोचा था, यह सब तुम्हारा किया धरा है। हाउ डेयर यू! तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज खुशी दी की किस हालत से गुजर रही है? आखिर क्या सोचकर? कबीर गुस्से से दांत पीसकर डेविल की तरफ बढ़ा, जब अचानक ही डेविल बेचैनी से लगभग दहाड़ते हुए कबीर का कॉलर पकड़ लेता है। शट अप, जस्ट शट अप! एक शब्द और नहीं, एक शब्द और नहीं। इसे ठीक करो, अभी के अभी ठीक करो इसे। यह मेरी बात सुन क्यों नहीं रही? डेविल तुरंत कबीर का कॉलर झटके से छोड़कर उसे दूर झटक डॉक्टर अर्जुन बजाज के पास आया। अचानक ये कबीर खुद को संभाल नहीं पाया, वह पीछे की तरफ गिरने को हुआ, जब सिवाय ने तुरंत उसे संभाल लिया। तभी डेविल डॉक्टर अर्जुन बजाज के कॉलर को पकड़ हिलाते हुए बोला, तुम तो दुनिया के बेस्ट सर्जन हो ना, तो तुम उसका इलाज क्यों नहीं करते? चलो जल्दी देखो उसे होश में लाओ, अभी के अभी! कहकर डेविल जल्दी से 2 अर्जुन बजाज को खुशी के पास लाता है, और बेचैनी से खुशी के माथे को सहलाते हुए बोला, बेबी गर्ल मेरी जान, तुम अभी ठीक हो जाओगी, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सुना तुमने? कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। डेविल पागलों की तरह हरकत कर रहा था कि तभी उसकी नज़र अर्जुन बजाज पर गई, और वह न ही कुछ रिएक्ट ना करते हुए देखकर गुस्से से लगभग दहाड़ते हुए एक बार फिर उनका कॉलर पकड़कर हिलाकर बोला, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? इलाज करो उसका, ठीक करो उसे, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम सबको। डेविल की तरफ को देखकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान थे, क्योंकि डेविल की नीली आंखों में लगभग नमी आने लगी थी। वह नीली आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और चेहरा तमतमाने लगा था। उसके हाथ और पैर बुरी तरह कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी पागल हो जाएगा। उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। खुशी की यह हालत उसे सचमुच मार रही थी। तो वहीं रुद्र डेविल की इस तरह को देखकर कन्फ्यूजन से उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था। न जाने क्यों डेविल की यह तड़प भरी हरकत उसे अपने एजे की याद दिला रही थी। बिल्कुल वही तड़प, वही बेचैनी, वही पागलपन। रुद्र अपने आप में कन्फ्यूज थे। आखिर इस अनजान इंसान को खुशी के साथ इतनी अटैचमेंट क्यों है? उन्हें समझ नहीं आ रहा था। आखिर यह इंसान खुशी के लिए इतना पागल क्यों हो रहा है कि खतरों से लड़कर यह जानने के बावजूद कि यहाँ आकर उसकी जान को खतरा हो सकता है, वह यहाँ तक आया। चलो एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि उसे खुद पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है और वह खतरों का खिलाड़ी है, इसीलिए उन लोगों की टीम को चैलेंज करने यहाँ आया है। लेकिन खुशी के लिए उसकी आंखों में जो पागलपन नजर आ रहा है, उसका क्या मतलब है? क्या यह इंसान का दिल खुशी पर आ गया है?
इस बात को सोचते हुए रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या यह सच है? क्या यह इंसान खुशी से प्यार? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी रुद्र के दिल ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? इससे पहले भी तो हो चुका है। खुशी खुशी के एक से बढ़कर एक आशिक थे जो उस पर अपनी जान छिड़कते थे। रुद्र कैसे भूल सकता है? एक वक्त था जब वह भी खुशी के दीवाने थे। वह कैसे भूल सकते हैं कि खुशी ही तो थी जिसकी वजह से वह एक प्ले बॉय से एक सिंसियर इंसान बने थे। उन्होंने जिंदगी में पहली बार खुशी के लिए ही तो सच्ची मोहब्बत के एहसास को महसूस किया था। वह अलग बात थी कि खुशी उनकी किस्मत में नहीं थी और वक्त के साथ साथ रुद्र ने इस सच्चाई को एक्सेप्ट भी किया। फिर उसकी ज़िंदगी में निकिता आई और निकिता ने उनकी ज़िंदगी की हर कमी को पूरा कर दिया। रुद्र यह कैसे भूल सकते थे? द मोस्ट डेंजरस माफिया विवान खन्ना, जो हद से ज़्यादा क्रूअल और डोमिनेटिंग है। उसकी कोल्ड हार्टेड पर्सनैलिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ लालच ही भरा हुआ है। वह भी खुशी के पीछे ही तो दीवाना है, जो किसी भी कीमत पर खुशी को पाना चाहता है, जो अक्षत के लिए हमेशा एक चैलेंज बना हुआ था। इन बातों को सोचते हुए रुद्र का दिमाग लगभग फटने को हो गया था, क्योंकि अब खुशी के लिए एक और दीवाना खड़ा हो गया था जो कि कहीं से भी नॉर्मल तो नहीं लग रहा था। बेचारा रुद्र, काश उसे मालूम होता कि खुशी के आशिकों की लिस्ट में एक नाम राजीव का भी शामिल था, अक्षी अय्यर। बेचारा तो बेहोश ही हो जाता। रुद्र अपने आप में ही सोच रहा था कि तभी अर्जुन बजाज ने डेविल की तरफ को देखते हुए कहा, अगर मैं इसे ठीक कर सकता तो अब तक कर चुका होता, लेकिन यह मेरे बस में नहीं है। यह सुनते ही डेविल हैरानी और गुस्से से उन्हें घूरते हुए, क्या मतलब बस में नहीं है? तुम तो डॉक्टर हो ना, तो तुम्हारे बस में कैसे नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है डेविल, यही सच है। अब मैं तो क्या खुशी के लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सिवाय दो लोगों के, पहले भगवान और दूसरा। कौन है वह दूसरा? बताओ मुझे, लेकर आओ उसे सामने। कहाँ है वह? हम नहीं जानते वह कहाँ है, या फिर है भी या नहीं। यह शब्द कबीर के थे, जिसे सुनकर डेविल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, यह क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो तुम लोग? साफ साफ बोलो, कभी कहते हो है, कभी कहते हो नहीं है, आखिर हो क्या रहा है? क्या तुम लोग यहाँ मेरे साथ केबीसी खेलने आए हो? देखो अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है, मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई पहेली बुझा रहे हैं। जो सच है तुम्हें वही बता रहे हैं। खुशी दी को अगर इस दुनिया में भगवान के अलावा अगर कोई और ठीक कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, और उसका नाम है मिस्टर कबीर कपूर। प्लीज़, हम इस तरह किसी रैंडम इंसान पर यह सच जाहिर नहीं कर सकते। इसे कविन की सिक्योरिटी को रिलैक्स सिवाय ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है कि यही सच्चाई डेविल का जानना बहुत ज़रूरी है। मुझ पर भरोसा रखो। इतना कहकर कबीर ने डेविल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो डेविल, अगर तुम जानना चाहते हो वह इंसान कौन है जो खुशी दी को ठीक कर सकता है, तो इसके लिए तुम्हें हमारे साथ आना होगा। यह सुनते ही डेविल की नज़र बेड पर बेजान सी पड़ी हुई खुशी पर गई, जिसे देख उसे अपने दिल में तकलीफ हो रही थी, और अब वह जल्दी से खुशी के पास जाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ देर अपनी बेबी गर्ल के पास रहना है, तुम सब बाहर जाओ। डेविल के इस ऑर्डर को सुनते ही रुद्र, एंथोनी और सिवाय उसे गुस्से से अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगे। एंथोनी तो दांत पीसकर अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। वह धीरे से सिवाय के कान के पास जाकर बोला, बस बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमारी क्वीन के पास भी आने की? एंथोनी, मुझे लगता है हम दोनों को मिलकर इसका काम तमाम कर देना चाहिए। दिल तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करूं? कबीर कपूर और अर्जुन बजाज के खिलाफ जाना मुझे सही नहीं लग रहा। आई थिंक हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन कब तक? तुम देख तो रहे हो ना वह कविन के साथ किस तरह बदतमीजी कर रहा है। तुम्हें याद है ना, कविन अपने आसपास भी किसी को भटकने नहीं देती। आज अगर हमारे किंग होते तो इस इंसान को ऊपर से नीचे तक फाड़ देते। तुम्हें सोच रहा हूँ, क्यों ना यह काम हम दोनों मिलकर ही कर ले। कहते हुए एंथोनी गुस्से से अपनी बंदूक निकालता है कि तभी रुद्र तुरंत उसे रोकते हुए धीरे से बोले, रुको एंथोनी, हमें इस बारे में एक बार कबीर कपूर से बात करनी चाहिए। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? हो सकता है उसने कुछ सोचा हो, और रही बात इसे ख़त्म करने की, तो तुम टेंशन मत लो। अगर इसने गलती से भी अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं खुद इसकी जान ले लूँगा। फाइनली रुद्र के रोकने पर एंथोनी और सिवाय गुस्से का घूंट पीकर रह गए कि तभी डॉक्टर अर्जुन बजाज सभी की तरफ देखते हुए बोले, ठीक है, हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, पर याद रहे
खुशी यहाँ हमारी जिम्मेदारी है, उसके साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, वरना आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इतना कहकर धीरे से वार्ड से बाहर निकल गए। उनके पीछे कबीर एक नज़र डेविल को देखकर चला गया। तो वहीं एंथोनी, रुद्र और शिवाय भी गुस्से से डेविल को घूर रहे थे और ना चाहते हुए भी वार्ड से बाहर चले गए। और वहीं उनके जाने के बाद डेविल की नज़र बस खुशी पर टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में अयान खान के एक इशारे पर समीर दर्द से बुरी तरह तड़फने लगा, क्योंकि उसे दोबारा करंट के झटके लग रहे थे। लेकिन वह अभी भी इतने दर्द और तकलीफ में भी रूही को यहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था। वह नहीं चाहता था अयान खान रूही को टॉर्चर करे। तो वहीं रूही समीर को तकलीफ में देखकर एक बार फिर रोने लगी। उसे तकलीफ में देखकर अयान खान जोर जोर से हंस रहा था और अगले ही पल अचानक ही उसे पूरे फार्म हाउस में गोलियां चलने की आवाज़ गूंज उठी, जिसे सुनते ही रूही के साथ साथ अयान खान भी हैरान रह गया। इससे पहले वह कुछ समझते, अचानक ही वहाँ लाइट जा चुकी थी और अब अयान खान का एहसास हो गया कि ज़रूर यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसने तुरंत अंधेरे में ही अपनी गन निकाल ली और लगभग चिल्लाते हुए बोला, कौन है, कौन है, सामने आओ, कौन है? तुम्हारी तबाही अयान खान। जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, औरत और मासूम बच्चों पर जुल्म होगा, तुम जैसे पापियों के पाप के घड़े को फोड़ने के लिए तबाही को आना होगा। और तुम्हारे पाप के इस घड़े को फोड़ने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। जिस तरह श्री कृष्ण ने भाई के रूप में द्रौपदी के चीरहरण को रोका था, उसी तरह आज एक बहन अपनी बहन के गुनहगार को सजा देने आई है। यह आवाज़ काफ़ी ठंड वॉइस में तेजी से पूरे फार्म हाउस में गूंज उठी। तभी एक झटके में पूरे इलाके की लाइट आ चुकी थी और सामने का नज़ारा देखकर अयान खान की आंखें फैल गई, क्योंकि उसके ठीक सामने निकिता एक ब्लैक कलर की साड़ी की बोनट पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे किसी रानी की तरह बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में गन तो दूसरा हाथ से वह अपने ब्लैक गॉगल्स को ठीक कर रही थी। तो वहीं निकिता के आसपास राजीव सोना आंखों में बेइंतहा आंसू लिए रूही और उसके पास ही उसका 6 साल का बेटा रूहान खड़ा था, जिसे देखते ही अयान खान हैरानी से बोला, तुम लोग यहाँ? हाँ हम। क्या सोचा था तुमने? तुमने जो घटिया हरकत की है उसकी खबर हम तक नहीं पहुँचेगी और तुम यहाँ रूही के साथ जो चाहोगे कर सकोगे? बेवकूफ़ इंसान, तुम हमें इतने हल्के में कैसे ले सकते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रूही के पीछे किन लोगों की पावर है? निकिता ने यह शब्द गुस्से में कहे थे। यह सुनते ही अयान खान गुस्से से दांत पीसकर बोला, निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन और जिंदल खानदान की चहेती। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम लोगों की पावर, लेकिन अपनी इस पावर का घमंड अयान खान को दिखाने से पहले तुम अयान खान के बारे में भी जान लेती तो बेहतर होता। अगर तुम लोग पहुँचे हुए बिजनेसमैन हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारी कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल पार्टनर हूँ। अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरे मामले में पढ़कर कोई समझदारी का काम कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, इससे तुम्हारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए बेहतर होगा कि मेरी जाति मामले से दूर रहो। यह मेरा और रूही का आपसी मामला है, फैमिली मैटर, यू नो। आई होप तुम इतनी तो समझदार होगी ही कि सिर्फ एक लड़की के लिए अपने करोड़ों का नुकसान नहीं करवाना चाहोगे। क्यों? इस चीज़ के लिए ना तो मिसेस जिंदल जैसी समझदार लेडी इतने बड़े नुकसान के लिए रेडी होगी और ना ही तुम्हारे हस्बैंड रुद्र प्रताप सिंघानिया। इसीलिए बेहतर होगा तुम अपनी यह एटीट्यूड की दुकान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। अयान खान की बातों में कॉन्फिडेंस था, जिसे सुनकर निकिता गुस्से से एक झटके में अपनी जगह से उतरी और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, ओह फैमिली मैटर। अयान खान, सबसे पहली बात यह है, तुम्हारा फैमिली मैटर उसी दिन हमारा मैटर बन गया था जिस दिन रूही हमारी फैमिली को मिली थी। और दूसरी बात, हमारे बिजनेस की चिंता उसे तो तुम छोड़ ही दो, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। तुमने कहीं सुना है एक दो मछलियों के निकल जाने से समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमारा भी कुछ ऐसा ही है। जिंदल इंडस्ट्रीज और सिंघानिया इंडस्ट्रीज एक समुद्र है जहाँ तुम जैसे एक दो वेल के होने या ना होने से समुद्र को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और रही बात तुम्हारी मिसेज जिंदल और मेरे हस्बैंड रुद्र प्रताप सिंघानिया की, तो तुम सिर्फ उन लोगों का नाम जानते हो, उनकी पहचान से वाकिफ़ नहीं हो। अगर उनकी पहचान से वाकिफ़ होना है तो एक बार जरा मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें इन आंखों में कहीं भी कोई घबराहट या हिचकिचाहट महसूस हो रही है? अपनी आंखों के गॉगल्स हटाए और उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर एक सेकंड के लिए अयान खान भी घबरा गया। और तभी निकिता ने स्माइल करते हुए कहा, आई होप तुम्हें इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारी इन खोखली धमकी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक बात और, बर्बादी तो होगी, ज़रूर होगी, लेकिन हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी,
क्योंकि आज तुमने यह जो घटिया हरकत की है ना, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़े होने लायक नहीं छोड़ूंगी। आज से तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अयान खान। देखना चाहते हो तो देखो। इतना कहकर निकिता ने स्माइल करते हुए अयान खान के पीछे खड़ी बड़ी और लग्जरियस फार्म हाउस बिल्डिंग को दिखाया, जो देखते ही देखते कुछ जोरदार बम ब्लास्ट के साथ मिट्टी में मिल गई। और यह देखते ही अयान खान की आंखें हैरानी से फैल गई। वह एकदम से गुस्से से धाड़ उठा। नहीं, वह अभी इतना बोला ही था जब उसके मोबाइल फ़ोन पर किसी की कॉल आई। उसने पहले तो मोबाइल फ़ोन के कॉल को इग्नोर करने की कोशिश की कि तभी निकिता ने स्माइल करते हुए कहा, रिसीव कर लो अयान खान, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है तुम्हारी किसी फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हुआ हो या फिर पुलिस ने कहीं रेड मारी हो। यह सुनते ही अयान खान ने कॉल रिसीव किया तो उसे दूसरी तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके इलीगल डिस्को बार, जिसकी आड़ में वह वेश्यावृत्ति का धंधा चलाता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स का काला बाजार होता था, वह पुलिस की रेड बढ़ चुकी है और वहां से लगभग 30 नाबालिग बच्चियों को बचाया गया है। लगभग 15 करोड़ का ड्रग का माल जब्त हुआ है और अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मीडिया रिपोर्टर्स उसके घर के आगे तमाशा लगाए हुए हैं, तो वहीं समाजसेवी संगठन धरने पर बैठ गए। यह सुनते ही अयान खान हैरान था और तभी उसकी कॉल डिस्कनेक्ट होकर दोबारा रिंग करती है। उसने दोबारा कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से किसी ने बताया कि उसकी 2 फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हुआ है, उसके करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। यह सुनते ही अयान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। अब उसने हैरानी से अपनी डार्क ग्रीन नज़र उठाकर गुस्से से निकिता को दांत पीसकर कहा, यह तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया। मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, अयान खान का काटा पानी नहीं मांगता। ओह, तो तुम काटते भी हो अयान खान। चलो अच्छा है, मुझे तो लगा तुम सिर्फ भौंकना जानते हो। चलो अच्छा है, बहुत दिन से मैंने भी बड़े बड़े पंगे नहीं लिए, लगता है इस बार मज़ा आने वाला है। तो एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे पानी की तलब भी नहीं, क्योंकि मैं तो अपने दुश्मनों को पानी पिला पिला कर मारती हूँ। तुमने अब तक रूही को जितनी तकलीफ देनी थी तुम दे चुके हो, अब नहीं दे पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ। अभी तक तुम्हारी जो बर्बादी हुई है यह तो बस शुरुआत है, तुम्हारी असली बर्बादी तो अभी बाकी है। चलो आज उसकी एक छोटी सी झलक भी देख लो। तुमने क्या सोचा था, रूहान का इस्तेमाल करके तुम रूही को अपने कदमों में झुका लोगे? तो ठीक है, रूहान से ही पूछ लेते हैं वह किसका साथ देना चाहता है। रूहान इधर आओ बेटा। निकिता के पुकारने पर रूहान उसके पास आया और तभी निकिता उसके चेहरे के पास झुककर प्यार से उसके सर पर हाथ सहलाते हुए कुछ बोलने ही वाली थी, जब रूही जल्दी से आगे आकर बोली, नहीं निकिता दीदी, रूहान अभी बहुत छोटा है, प्लीज उसे इन सब मामले से दूर ही। इससे पहले रूही आगे कुछ कहती, निकिता उसकी तरफ देख सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, वह तुम्हें छोटा दिखता है रूही, लेकिन इस दुनिया के असली चेहरों को पहचानने के लिए अब वह बड़ा हो चुका है। भूलो मत, उसे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनना है। क्यों रूहान, क्या तुम अपनी माँ की कमजोरी बनना चाहते हो? और यह सुनते ही रूहान जल्दी से अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं मासी, मुझे अपनी माँ की ताकत बनना है। और यह सुनते ही निकिता के साथ साथ राजीव और सोना के होठों पर एक मुस्कान आ गई। और यह सुनते ही निकिता के साथ साथ राजीव और सोने के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। और अब निकिता ने गुस्से से अयान खान की तरफ देखते हुए कहा, वेरी गुड रूहान, तुम सचमुच एक बहादुर माँ के बहादुर बेटे हो। तो मुझे यह बताओ रूहान, अगर तुम्हें यह पता चला कि कोई तुम्हारी माँ को बहुत परेशान कर रहा है, उन्हें तकलीफ़ दे रहा है, उन्हें रोने के लिए मजबूर कर रहा है, यहाँ तक कि उन्हें तुमसे दूर कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर उस इंसान के पास चले जाओगे अगर वह तुम्हें बहुत सारे पैसे, खिलौने या कोई भी लालच दे? बिल्कुल नहीं मासी, मेरे लिए मेरी मॉम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर किसी ने भी मुझे उनसे दूर करने की कोशिश की तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। अगर किसी ने गलती से भी मेरी माँ को रुलाने की कोशिश की, उन्हें तकलीफ़ दी या उन्हें परेशान किया, आई स्वेयर आई वॉन्ट लीव हिम। कहते हुए छोटे से रूहान की आंखों में गुस्सा, नफरत और डिटर्मिनेशन थे, जिसे देखकर जहां एक तरफ अयान खान पूरी तरह हैरान था तो वहीं निकिता के होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। तभी उसने रूहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या इतना प्यार करते हो अपनी मॉम से? अच्छा चलो रूहान, एक बार के लिए मान लो, अगर वह इंसान तुम्हारे डैड हो तो तुम उन्हें बहुत मिस करते हो ना। सोचो, अगर कभी वह तुम्हारे सामने आ जाएं और तुम्हें तुम्हारी मॉम से अलग करने की कोशिश करें तो। यह सुनते ही छोटा सा रूहान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हर बच्चे की तरह उसे भी अपने डैड की ज़रूरत थी, वह उन्हें बहुत मिस करता था। उसने धीरे से अपनी नज़र उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा। रूहान की आंखों में लगभग आंसू आने वाले थे,
जिसे समझकर रूही तड़प उठी। वह जल्दी से अपने बेटे को सीने से लगाने ही वाली थी जब रूहान ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अगर ऐसा है तो मुझे कोई डैड नहीं चाहिए मौसी, ना ही उनका प्यार और ना ही उनके साथ। मुझे सिर्फ अपनी मॉम के पास रहना है। मेरे लिए दुनिया में कोई भी मेरी मॉम की जगह नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। आई लव माई मॉम। इतना कहकर रूहान जल्दी से अपनी माँ के गले लग गया और रूही भी तड़प कर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है। वह दोनों माँ बेटे बहुत इमोशनल हो रहे थे। तभी रूहान अपनी माँ के गालों पर किस करते हुए बोला, मॉम, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आप रूहान खान की मॉम हैं। अगर आपको किसी ने भी परेशान करने की कोशिश की तो आप मुझे कहिए, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। आप प्लीज़ रोना बंद कर दीजिए। मेरे लिए सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हैं और आपको रुलाने वालों को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा। मुझे आपके अलावा कोई नहीं चाहिए मॉम, कोई नहीं। अपने बच्चों की बात को सुनकर रूही के दिल को एक ठंडक मिल रही थी। तो वहीं निकिता राजीव की तरफ देखते हुए बोली, राजीव, आप रूही और रूहान को लेकर जाइए, मुझे अयान खान से कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह सुनते ही राजीव थोड़ा परेशान होते हुए बोले, लेकिन मिसेस सिंघानिया। राजीव, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए। निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया अपने आप में आग है, उसे कोई हाथ लगाए इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। यह सुनकर राजीव सोना रूही और रूहान के साथ घायल डॉक्टर समीर को लेकर वहाँ से चला गया। और तभी निकिता ने अयान खान की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुना तुमने, जिसे तुम रूही के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाले थे, उसने क्या कहा? आई होप तुम्हें तुम्हारी बेहुदा हरकतों का जवाब मिल चुका है अयान खान। सोचो, अगर मैं तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे बेटे के सामने ले आई तो क्या होगा? वह ना ही सिर्फ तुमसे नफरत करेगा, बल्कि मुझे लगता नहीं मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत है। इसलिए मेरी आखिरी वार्निंग है, बेहतर होगा तुम अपनी हरकतों को सुधार लो, वरना अगर मैं सुधारने पर आ गई तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, समझे? निकिता की बातों में धमकी साफ थी, जिसे सुनकर अयान खान दांत पीस कर बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? कभी नहीं। रूहान मेरा बेटा है, उसके अंदर मेरा खून बह रहा है और मैं अपने खून को किसी भी कीमत पर खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। और रही बात रूही की, तो उसे मैं कोशिश करके देख लो अयान खान। मैं निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर ना कर दिया तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। रूही और रूहान की तरफ नज़र उठाकर देखने से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा, याद रखना। इतना कहकर निकिता वहां से जाने लगी जब अयान खान अपने लोगों को कमांड देते हुए बोला, गार्ड्स पकड़ लो इसे, यह बचकर जाने ना पाए। अयान खान ऑर्डर देता ही है जब निकिता पलटकर एक झटके में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारती है। अयान खान उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। और तभी निकिता ने स्माइल करते हुए कहा, बहुत देर से हाथ में खुजली हो रही थी, इसलिए कंट्रोल नहीं हुआ। आज तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार तुम्हारे चेहरे की वह हालत करूंगी कि किसी को दिखाने काबिल नहीं रहोगे। और रही बात तुम्हारे गार्डों की, तो हैं जिंदा रहेंगे तब मुझे रोकेंगे ना? कहकर निकिता होठों पर ईविल स्माइल लिए वहां से चली गई और अयान खान फटी फटी आंखों से उसे जाता हुआ देखता रह गया। आज फाइनली उसे औरत का दूसरा रूप भी देखने को मिला था। आज तक उसने औरतों को सिर्फ अपने पैर की जूती समझकर उन्हें कुचलना ही सीखा था, लेकिन आज एक औरत जूती की तरह उसके सर पर बज रही थी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर समीर अली की हालत देखकर रूही को लगातार रोना आ रहा था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घायल थे। उनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वह फूट फूट कर रो रही थी। तो वहीं सोना उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वही छोटा सा रूहान, उसे भी अपने अंकल की यह हालत देखकर बहुत ज़्यादा सदमा लगा था, इसलिए राजीव उसे अपने सीने से लगाए हुए गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। समीर इतना दर्द में थे, फिर भी रूही को देखकर धीमी आवाज़ में उसे खामोश होने के लिए कह रहे थे। लेकिन आज रूही का दिल तड़प रहा था। आखिर उसकी वजह से डॉक्टर समीर अली को इतनी तकलीफ का सामना जो करना पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में वह लोग अस्पताल पहुंच चुके थे और समीर अली का ट्रीटमेंट होने लगा। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर रूही परेशान होकर रो रही थी। तभी किसी ने उसके कहने पर हाथ रख रूही ने तुरंत पलट कर देखा तो वहाँ निकिता थी, जिसे देखकर वह उसके सीने से लगकर रोने लगी। निकिता रूही को हिम्मत देती है, उसे शांत होने के लिए कहती है। निकिता के इशारे पर सोना रूहान को चॉकलेट और आइसक्रीम का लालच देकर अपने साथ ले गई और अभी निकिता ने रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब तुम्हें मुझे बताओ, आखिर यह माजरा क्या है? अयान खान कौन है? और उसने मैं बताऊंगी तब बताऊंगी दीदी, लेकिन इससे पहले यह बताइए कि रूहान आपके साथ कैसे हैं? क्योंकि अयान खान ने तो कहा था उसने रूहान को किडनैप किया है और अपने विला में रखा था। लेकिन जैसा कि कहते हैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, वह छोटी बच्ची जिया, जो कि हमारे रूहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, अपने घर पर रूहान को देखकर बुरी तरह चिढ़ गई और उसने ही हमें कॉल करके इन्फॉर्म किया
कि हम आकर अपने बच्चे यानी रूहान को अपने साथ ले जाएं। बस फिर क्या था, मैं रूहान को अपने साथ ले आई और तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तुम्हें ट्रैक करना बहुत आसान था। अब तुम बताओ आखिर यह सब चल क्या रहा है? आखिर वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? यह बहुत लंबी कहानी है दीदी। इसकी शुरुआत सालों पहले हुई थी। हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अयान खान कहने को तो रिश्ते में मेरा कज़न था, यानी मेरे मामू का बेटा। मैं लखनऊ की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे अलावा मेरे घर में मेरी अम्मी जान और बड़े भाई जान रहते थे। बाबा जान की डेथ बचपन में ही हो गई थी, इसलिए मेरे मामू जान मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने लव मैरिज की थी। एक बहुत ही हाई क्लास फैमिली की लड़की से मेरी मामी, जो कि बहुत अमीर थी, वह घमंडी भी उतनी ही ज़्यादा थी। वह हमारी फैमिली और हम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। अयान खान की भी बड़ी एक बहन थी। हमारा वह अक्सर स्कूल और कॉलेज की छुट्टियों में मामू जान के साथ हमारे घर लखनऊ आया करती थी। हमें मालूम ही नहीं हुआ और कब अमारा और मेरे भाईजान सलीम एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। यह बात मेरी मामी जान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी अमारा और मेरे भाईजान को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रही, क्योंकि मामू जान को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस वक्त मैं और अयान खान लगभग 6 और 11 साल के होंगे। हम लोग बड़ों के मैटर से अनजान एक दूसरे के साथ दोस्ती में खुश थे। रिया मेरी बुआ जान की बेटी थी, जो हमारे ही पड़ोस में रहती थी। उसकी फैमिली हमारी फैमिली से काफ़ी गरीब थी, इसलिए वह दिन भर हमारे ही घर पर ही रहती थी। मेरी हर चीज़ों को इस्तेमाल करना वह तो जैसे अपने हक समझती थी। हम भी उसे बहन समझकर उसके साथ घुल मिल कर रहते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमने आज दिन में सांप पाल रखा था। वो एक दिन मुझे ही डस लेगा। हमारा कहने को तो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी एक ही आदत बुरी थी, और वह थी हर वक्त झूठ बोलने की। उसे लोगों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था, और इसी तरह उसके एक मजाक ने हम भाई बहनों की ज़िंदगी को मजाक बनाकर रख दिया। कभी यह कहकर कि वह ड्रिंक नहीं करती, भाईजान के साथ ड्रिंक की शर्त लगाकर जीत जाया करती थी, तो कभी यह कहकर कि उसे घुड़सवारी नहीं आती, वह भाईजान को रेस में ही हरा देती थी। कभी हमसे ड्राइविंग सीखने के बहाने उनके करीब जाती थी, जबकि वह काफ़ी अच्छी ड्राइवर थी। उसकी हरकतों के बारे में भाईजान को बाद में पता चलता तो वो बहुत शर्मिंदा होते थे। उन्होंने कई बार हमारा को इस चीज़ के लिए मना भी किया, लेकिन वह हर बार इस बात को मजाक में टाल देती थी। देखते ही देखते वक्त गुजरता गया। मामी जान अब सख्त तो होने लगी थी। वह अब हमारा और भाईजान पर दबाव डालती थी कि वह दोनों एक दूसरे से दूर रहे, पर उन दोनों का प्यार हारने के लिए तैयार ही नहीं था। और एक दिन हमारे घर आई। उसमें भाईजान से भागकर शादी करने के लिए कहा। हालांकि भाईजान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन हमारा ने यह कहकर कि अगर भाईजान ने उससे शादी नहीं की तो वह सुसाइड कर लेगी। भाईजान उसकी धमकी से डर गए, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करते थे, और वह यह भी जानते थे कि मामी जान इतनी आसानी से शादी को मंजूरी नहीं देंगी। उन्होंने मामा जान से फ़ोन पर कॉल कर बात की, तो मामा जान ने भी भाईजान को ही सपोर्ट किया। बस फिर क्या था, लखनऊ में ही भाईजान और हमारा ने कोर्ट मैरिज कर ली। इस बारे में जब मामी जान को पता चला, वह गुस्से से आग बबूला हो गई और तुरंत मुंबई से लखनऊ के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अपना प्यार मुकम्मल होने की खुशी में भाईजान और हमारा लखनऊ में अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रिसोर्ट में शादी की सेलिब्रेशन कर रहे थे, और तभी बातों ही बातों में स्विमिंग की बातें छिड़ गईं। हमारा ने बताया कि उसे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन भाईजान जानते थे कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि उन्होंने अक्सर उसके मुंबई वाले विला में उसकी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में कॉलेज की फ़ोटो देखी थी, जिसमें वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ खड़ी थी। भाईजान ने भी मजाक ही मजाक में उसे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया, तो हमारा पानी में डूबने लगी। भाईजान और उसके दोस्त उसे देखकर हंसते रहे, यह सोचकर कि वह नाटक कर रही है और थोड़ी ही देर में खुद ही बाहर आ जाएगी। तभी अचानक भाईजान को किसी ने इन्फॉर्म किया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ और मुझे चोट लग गई है, क्योंकि मैं सिर्फ 7 साल की थी। भाईजान और उसके दोस्तों का ध्यान मेरी तरफ चला गया और सभी हमारा को छोड़कर मेरे पास भागे चले आए। बस यही वक्त ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला। कुछ घंटे बाद जब भाईजान को हमारा का ख्याल आया, वह उसे पूरे रिसोर्स में ढूंढ रहे थे, पर वह कहीं नज़र नहीं आई। फाइनली भाईजान स्विमिंग पूल के एरिया की तरफ गए, और वहां जाते ही उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनकी मोहब्बत हमारा पानी में डूब कर मर गई थी। भाईजान तो जैसे जब सदमे में चले गए थे, और उसी वक्त मामी जान भी रिसोर्ट पहुंच चुकी थी। उन्होंने साफ तौर पर भाईजान को ही हमारा का कातिल साबित कर दिया, लेकिन भाईजान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह हमारा के सदमे में पागल हो चुके थे। अयान खान की अम्मी जान ने हमारे बिजनेस, हर घर चीज़ को नीलाम करवा दिया। हम बर्बाद हो चुके थे। भाईजान के इलाज के पैसे तक नहीं थे हमारे पास, और यहाँ भी उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। उन्होंने अयान खान के कान भरने शुरू कर दिए। अयान खान अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे।
और अब वह इसका बदला हमारी फैमिली से लेना चाहते थे। और उनकी इस चाल से अनजान मैं दिल ही दिल में उनसे प्यार करने लगी थी। हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी। अम्मी जान भी दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से रुखसत हो गई। उसी वक्त मैं सिर्फ 12 साल की थी। भाईजान भी मुझे संभाल सकें इस लायक नहीं थे। इसलिए जब एक दिन मामा जान ने यह देखा तो फिर वह मामी जान के खिलाफ जाकर भी हमें अपने साथ मुंबई ले आए और यहाँ से हमारी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अयान खान अपनी माँ के बहकावे में आकर मुझे और मेरे भाईजान को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खा चुके थे। वक्त के साथ साथ उन्होंने भी मेरे साथ प्यार का नाटक किया। इस दौरान मामी जान का एक्सीडेंट हो गया और वह भी अपनी नफ़रत के साथ इस दुनिया से चली गई। लेकिन अपनी नफ़रत का बीज वह अयान खान के दिल में बोकर गई थी। अयान खान अपनी माँ के बहकावे में आकर मुझे और मेरे भाईजान को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खा चुके थे। वक्त के साथ उन्होंने भी मेरे साथ प्यार का नाटक किया। इस दौरान मामी जान का एक्सीडेंट हो गया और वह भी अपनी नफ़रत के साथ इस दुनिया से चली गई। लेकिन अपनी नफ़रत का बीज वह अयान खान के दिल में बोकर गई थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि अयान खान ने मुझसे शादी तो की, लेकिन सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए। शादी की पहली ही रात उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। कहकर रूही ने अयान खान की हर एक बात को, हर एक दी हुई तकलीफ़ और दर्द को निकिता के सामने रख दिया, जिसे सुनकर निकिता को भी हैरानी के साथ साथ वह तकलीफ़ हो रही थी। एक औरत जितना सह सकती थी, रूही ने उससे भी ज़्यादा सहा था। अब निकिता ने उसे हिम्मत दी और कहा कि वह उसके साथ है। रूही ने रोते हुए निकिता को बताया कि अब उसे यह डर लग रहा है कि कहीं अयान खान उससे उसका बेटा न छीन ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह मर जाएगी। यह सुनकर निकिता ने रूही को डांट लगाई और एक बहन के साथ सच्ची दोस्त होने के नाते उसे सजेशन दिया कि वह अपने लिए स्टैंड ले। उसे अयान खान जैसे इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ खुशी के वार्ड में डेविल बेजान सी खुशी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, अभी अभी डॉक्टर ने जो बताया कि तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। तुम ना तो मेरी बात सुन सकती हो और ना ही अगर यह सच है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ बेबी गर्ल, तुम जहाँ भी हो, कहीं भी हो, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगा, लेकिन किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। हाँ बेबी गर्ल, अपने लिए। मैं नहीं जानता तुम्हारे लिए मेरे दिल में वह जैसे जज्बात है, वो मुझे तुम्हारा होने के लिए बेचैन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा तो पहले कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। हाँ यह सच है, मैंने उस रात तुम्हें हासिल करने की कोशिश की थी और अगर चाहता तो कर भी लेता। मुझे किसी का डर नहीं था, मगर फिर भी कुछ तो था जो मुझे रोक रहा था। ऐसा लगा तुम मेरी हो पर मेरी नहीं। मैं अपने ही दिमाग की पहेलियों में उलझता जा रहा हूँ। तुम्हें बाहों में लेता हूँ तो ऐसा लगता है तुम मेरी ज़िंदगी हो, और दूर जाता हूँ तो मौत का एहसास होता है। पता नहीं क्यों तुम्हें इस तरह देखकर मुझे घुटन हो रही है। तड़प रहा हूँ मैं अंदर ही अंदर। डेविल खुशी का एक हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखते हुए बोला, यहाँ तड़प हो रही है, यह जो धक 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 है ना, ऐसा लग रहा है यह यहीं रुक जाएगी। बताओ क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है? कहते हुए डेविल लगातार खुशी की आंखों में देख रहा था। तभी उसके विजन में खुशी के ख्याल चलने लगे। उसने महसूस किया खुशी अक्षत के साथ अपनी खूबसूरत लम्हों में खोई हुई है, जिन्हें महसूस करते ही उसने खुशी की आंखों से अपनी नज़रें हटा ली और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी धक धक किसी और के लिए है। मैं नहीं जानता वह कौन है और जानना भी नहीं चाहता। जानती हो क्यों? डेविल की वॉइस अब तक बहुत सॉफ्ट थी, लेकिन अब अचानक ही उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और जुनून आने लगा। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन डार्क होने लगे और वह धीरे से खुशी के कानों के पास जाकर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह कौन है। तुम्हारी धक धक किसके लिए है, आई डोंट केयर। अब तक जो कुछ भी हुआ मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो अब से, क्योंकि अब इस धक धक पर सिर्फ मेरा नाम होगा, मेरे एहसास होंगे बेबी गर्ल। कहकर डेविल अपने होठों पर एक ईवल स्माइल आता है और धीरे से खुशी के होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, हाँ बेबी गर्ल, अब तुम सिर्फ मेरी हो। मुझसे पहले तुम्हारी ज़िंदगी में जो कोई भी था उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब उसे हमारी ज़िंदगी से जाना होगा, क्योंकि मैं तुम पर गिव अप नहीं करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे उसे ख़त्म ही क्यों ना करना पड़े। बहुत जल्द मैं तुम्हें होश में ले आऊँगा बेबी गर्ल, और फिर तुम्हें अपना बनाऊँगा, वह भी तुम्हारी ही मर्ज़ी से। तुम खुद चलकर अपने आप को मेरी बाहों में सौंप दोगी, और यह मेरा तुमसे वादा है। भले ही मेरे एक झूठ ने तुम्हें इस कंडीशन में पहुंचा दिया है, लेकिन अब तुम्हें मेरा सच एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा बेबी गर्ल, क्योंकि आप इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं रहने दूंगा।
तुम माफियाओं की दुनिया में डेविल क्वीन हो ना, तो आज मैं तुमसे वादा करता हूँ डेविल क्वीन, तुम क्वीन तो ज़रूर रहोगी, लेकिन तुम्हारा किंग, तुम्हारा पति अक्सर जिंदा नहीं बल्कि मैं यानी डेविल होगा। कहते हुए डेविल की आंखों में एक अलग ही पागलपन और जुनून था। वह एक बार फिर खुशी के होठों से अपना होठ जोड़ देता है और उसे कुछ पल किस करके एक समूच के साथ छोड़ते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, जितना आराम करना है कर लो बेबी गर्ल, तुम्हारे होश में आते ही इस डेविल से तुम्हारा पीछा कोई नहीं छुड़ा पाएगा। इतना कहकर वह धीरे से उसके गालों को सहलाकर वहाँ से चला गया। तो वहीं उसके जाते ही खुशी की बेजान आंखों से आंसू की कुछ बूंदें लुढ़क कर उसके गालों पर चली गई और उसके कानों में बस दिल के धक 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 धड़कने की आवाज़ ही गूंज रही थी। यह आवाज़ उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसके हाथों की उंगली में एक जरा सी हरकत हुई तो वह दूसरी तरफ एक साइलेंट कॉन्फ्रेंस रूम में डॉक्टर अर्जुन बजाज, रुद्र, एंथोनी और सिवाय अपने सामने बैठे कबीर को न जाने कब से बुरी तरह घूर रहे थे। इस वक्त उसे कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल काफ़ी ज़्यादा सीरियस और शांत लग रहा था। जब खामोशी को चीरते हुए सिवाय की बेचैनी और परेशानी भरी आवाज़ कबीर के कानों में गई, हम कब से आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं कबीर कपूर, आप कुछ कहेंगे भी? आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है जो आप इस अनजान इंसान को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? ना तो खुद उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, ना हमें करने दे रहे हैं। जबकि अब यह बात क्लियर हो चुकी है कि क्वीन की इस कंडीशन का जिम्मेदार वही है। उसने अभी अभी हमारे 15 वेल ट्रेंड मार्शल आर्ट ऑफिसर्स को मात्र 15 सेकंड में ही खत्म कर दिया, वह भी हमारी आंखों के सामने। और अभी वह हमारे सामने सीना तान कर ऐसे घूर रहा है जैसे किसी की बारात में आया हो और हम उसे सज़ा देने की जगह यहाँ बैठकर उसके वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। आखिर यह सब चल क्या रहा है, आप हमें समझाएंगे? सिवाय की बात पर रुद्र प्रताप सिंघानिया भी अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कोल्ड वॉइस में बोले, हाँ कबीर, यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही कि जो इंसान इतना खतरनाक है, जो कुछ ही देर में इतने सारे लोगों को मार सकता है, वह भी बिना किसी हथियार और तैयारी के, आखिर तुम उस इंसान का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? उल्टा तुम उसे हमारे प्लान में शामिल करना चाहते हो, जबकि उसके बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। यहाँ तक कि उसका असल चेहरा तक तुमने नहीं देखा है। वह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि खुशी के लिए भी इतना बड़ा खतरा है। तुमने देखा था ना खुशी के लिए उसका पागलपन और दीवानापन। वह इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे खुशी पर उसका हक है और अगर वह उसे नहीं मिली तो वह उनके लिए पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। यही ना, यही तो हम चाहते हैं मिस्टर सिंघानिया। उसकी आंखों की वह तड़प, बेचैनी और पागलपन ही वह वजह है जिसकी वजह से अब तक हम खामोश हैं। आपने उसकी क्रूवलनेस और लोगों को मारने का अंदाज देखा था, पर क्या आपने वह देखा जो मुझे नजर आया? मतलब, एंथनी ने कन्फ्यूजन से पूछा। मतलब उसका एटीट्यूड, उसका जुनून और बेखूफ अंदाज, आंखों में आंखें डालकर दुश्मन को चैलेंज करना, उसके ही घर में घुसकर उसकी ही आंखों के सामने उसके ही लोगों को ख़त्म करना, जो हासिल करना चाहा उसे पाने का पागलपन। हाँ, यह सच है, वह बहुत खतरनाक और जोशीला है, लेकिन उतना ही ज़्यादा सिंसियर है। सिंसियर? मिस्टर कपूर, आपको उसकी सिंसियरिटी कहाँ नज़र आ गई? ज़रा हमें भी बताएं। कहते हुए सिवाय कबीर के बगल में जाकर बैठ गया। हर जगह उसकी आंखों में, उसकी बातों में और उसके हर एक एक्शन में आपने एक बात पर गौर किया? यह जानने के बावजूद कि वह जिस जगह जा रहा है वहाँ कितना खतरा है, उसके बावजूद वह बिना किसी हथियार सिर्फ खुशी दी से मिलने यहाँ तक आया। इसका मतलब साफ था, उसका यहाँ आने का मोटिव सिर्फ खुशी थी। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा ऐसा क्यों है? कबीर कपूर एक फाइल सामने टेबल पर पटकते हुए बोला और अपने सामने लैपटॉप की स्क्रीन सभी लोगों की तरफ करते हुए बोला, इसका जवाब आप लोगों को यहाँ मिलेगा। ज़रा गौर फरमाइए, क्योंकि डेविल को समझाने के लिए पहले आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है। इतना कहकर कबीर कपूर ने लैपटॉप पर कुछ बटन प्रेस किया, जिसके बाद एक कई सारे फ़ोटो की स्लाइड उन लोगों के सामने आने लगी, जिसमें हर बार एक अलग चेहरा, अलग रूप और रंग और अलग पर्सनैलिटी वाले इंसान थे, जिनका कपड़े पहनने से लेकर दिखाने का अंदाज भी सभी से जुदा था। इन सभी फ़ोटो को दिखाते हुए कवि ने उनको बताया, आप लोग जानते हैं यह कौन है? यह डेविल है, हर बार एक नए रूप और नई आइडेंटिटी के साथ। हम हैरानी वाली बात यह है कि आज तक इसके नाम के अलावा कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। यह कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, कुछ भी नहीं। और यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, यह तो हमें पहले ही पता है। कबीर कपूर, कुछ नया बताइए। कहते हुए एंथनी भी कबीर के बगल में आकर बैठ गया। यह उन लोगों की बेचैनी देखकर कबीर ने स्माइल करते हुए कहा, बताता हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। आप लोग इतना तो जानते हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलर है, लेकिन यह जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि आज तक इसका एक भी टारगेट मिस नहीं हुआ। इसमें आज तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लिए, उन्हें सिर्फ 24 घंटे में ही कंप्लीट किया। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले ही मुंबई में जिस मंत्री को लाखों लोगों के बीच मर्डर हुआ, वह भी किसी ने किया था।
कहकर कबीर ने कंप्यूटर के स्क्रीन पर फिर से कुछ बटन प्रेस किया, जिसके बाद एक के बाद एक कई सारे लोगों के फ़ोटो उसकी स्क्रीन पर चलने लगे। उन्हें दिखाते हुए कबीर ने कहा, आप लोग इन्हें तो जानते ही होंगे, यह सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई पॉपुलर मुल्कों के लोग थे, जिन तक पहुंचना तो दूर की बात, उनकी परछाई को भी देख पाना नामुमकिन था। यह अलग अलग फील्ड में महारत हासिल कर चुके थे। कोई अमेरिका का मेजर जनरल, तो कोई नासा का साइंटिस्ट, तो कोई किसी देश का प्रेसिडेंट। हर किसी की मौत डेविल के हाथों हुई। जाहिर सी बात है उसे इस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने इन लोगों को हर बार भरी सभा में ही मारा है, यानी दुनिया के सामने खुला चैलेंज जिसे कोई रोक नहीं सकता था। यह ना तो आज तक पकड़ा गया और ना ही किसी ने अब तक इसे देखा। यही कारण है कि इस दुनिया डेविल के नाम से जानती है। और अब आप लोगों को यह जानकर और भी बड़ा शौक लगेगा कि कुछ दिनों पहले इसे एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और वह किसी और के लिए नहीं बल्कि खुशी दी को मारने का था। कबीर के मुंह से यह सुनते ही आसपास बैठे सभी लोग हैरान रह गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी रुद्र एकदम से चिल्लाकर हैरानी से, व्हाट, खुशी को मारने का टारगेट? इसका मतलब यह है कि इंसान खुशी के लिए खतरा है? यह बात तुम हमें अब बता रहे हो, जबकि वह खुशी के साथ उसके वार्ड में अकेला है। अगर उसने खुशी को कुछ नहीं, हमें जल्दी से उसे रोकना होगा, कहकर रुद्र घबराते हुए जल्दी से बाहर की तरफ भागने को हुए, जब कबीर ने उन्हें पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, रिलैक्स मिस्टर सिंघानिया, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खामखा चिंता कर रहे हैं, शांति से बैठ जाइए। कबीर को रिलैक्स देख रुद्र के चलते हुए कदम रुक गए, और वह हैरानी से पलट कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो कबीर? तुमने अभी अभी कहा कि उसे खुशी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और अब तुम कहते हो कि मैं खामखा चिंता कर रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? जी नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बल्कि होश में हूँ, इसलिए आपको भी रिलैक्स करने के लिए कह रहा हूँ। आप भूल रहे हैं मिस्टर सिंघानिया, पिछले 48 घंटे से खुशी दी बिल्कुल अकेले सुनसान जंगल में हर पल हर सेकंड उस इंसान के करीब थी, और अगर उसका मोटिव खुशी को मारना होता तो यह काम उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वह चुटकियों में उन्हें मार देता। लेकिन स्टिल खुशी दी अब तक जिंदा है। और इससे पहले कबीर अपनी बात पूरी करता, रुद्र एक झटके में उसके सामने आकर गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, और जिंदा लाश बनकर है, वह भी उसी इंसान की वजह से। और अब जबकि वह गुनहगार हमारे सामने है, तुम चाहते हो हम खामोश रहें? बिल्कुल नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे क्या लगता है वह खुशी को तकलीफ देगा और हम देखते रहेंगे? कभी भी नहीं। उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, और यह सज़ा मैं उसे दूंगा। इतना कहकर रुद्र बाहर जाने के लिए पलटा ही था, जब कबीर अपनी जगह से उठकर खड़ा होते हुए बोला, आप उसका एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे मिस्टर सिंघानिया, क्योंकि आप जिसे अकेला समझ रहे हैं वह इंसान अकेला ही पूरी आर्मी की तरह है। इनफैक्ट आप तो क्या, हम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और ख़तरनाक फाइटिंग तकनीक है, जो दुनिया में विलुप्ति की कगार पर है। वह हमारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। यह सुनते ही रुद्र गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोले, ओह, तो यह बात है, तुम उसकी पावर से डर रहे हो कबीर कपूर? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। रुद्र अपने होठों पर तंज भरी मुस्कान लेकर बोले, तुम इतने बड़े डरपोक निकलोगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। गलती मुझसे ही हो गई जो मैंने अब तक तुम पर भरोसा किया। तुम खुद को माफिया कहते हो ना, किसी काम के नहीं हो तुम। लेकिन एक बात याद रखो कबीर कपूर, तुम भले ही डर कर अपने कदम पीछे ले लोगे, लेकिन मैं खुशी को किसी के हाथों की कठपुतली बनने नहीं दूंगा। एजे के बाद वह मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं हर हाल में हैंडल करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। डरपोक कहलाने से तो बेहतर है कि मैं डेविल के हाथों मारा जाऊं। तुम बैठे रहो यहीं, लेकिन मैं शांत नहीं रहूंगा। रुद्र ने इतना कहा ही था जब एंथोनी और सिवाय भी उसके पास आकर खड़े होते हुए बोले, इस काम में आप अकेले नहीं हैं मिस्टर सिंघानिया, हम भी आपके साथ हैं। जब तक हम जिंदा हैं, हम अपनी क्वीन पर कोई भी खतरा आने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। इतना कहकर वह लोग वहाँ से जाने लगे, जब अर्जुन बजाज, जो कि अब तक खामोशी से बैठे हुए थे, एक झटके में अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और अपनी कोल्ड और रुबाबदार आवाज़ में बोले, बस बहुत हो गया, आप लोगों को जो कहना था वो कह चुके, अब मैं बोलूँगा और आप लोगों को सुनना होगा। इतना कहकर अर्जुन बजाज अपने कदम कबीर की तरफ बढ़ाते हैं, जब कबीर का खामोशी से इधर उधर देखने लगा। बड़े भैया, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं बस। और इससे पहले कबीर आगे कुछ कहता, अगले ही पल